हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल को लेकर के चल रहे थे। हमने पिछली वीडियोस में पूरा वैदिक काल खत्म किया। प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल का पूरा परिचय देखा था। इसी क्रम में हम चल रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का जो उत्तर वैदिक काल चल रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आज हम देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल है उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, और इसी क्रम में हम देखेंगे उसकी राजनीतिक के अलावा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को एक एक करके देखेंगे। ये सभी वीडियोस जो कि मैं आपके लिए बना के ला रहा हूं, ये प्रत्येक आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी फैक्ट, सभी कंसेप्ट के साथ मैं वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज हम देखते हैं इसी क्रम में, जो कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम को हम लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हमारा जो वीडियो है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का पिछला वीडियो में परिचय वाला देखे। उत्तर वैदिक काल या इसे बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल, और अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो पूर्व जो ऋग वैदिक काल है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है, जो समय है, वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और जबकि जो ऋग वैदिक काल है वो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 बीसी या 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया था कि उत्तर वैदिक काल किस वजह से, इसका क्या परिचय था, पूरी वीडियोस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप जा करके देखिएगा अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है। और इसके अलावा मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से जा करके भी देख सकेंगे कि उत्तर वैदिक काल का पूरा परिचय क्या है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली समझ रहे हैं कि इसकी जो राजनीतिक स्थिति क्या है, इसके अलावा हम सामाजिक, आर्थिक, इसकी सभी स्थितियों को देखेंगे। तो राजनीतिक स्थिति के अलावा हम जो भी चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए, क्रम इसका जो है मैंने आपको बताया कि इसका जो कालखंड है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास को जो समय था, उसी समय लोहे की खोज हो गई। और लोहे की खोज से क्या हुआ कि हमारा जो समाज है उसके अंतर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। किस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि लोहा एक मजबूत धातु थी। हालांकि सर्वप्रथम जो धातु उपयोग की जा रही थी वह है तांबा, और तांबे के माध्यम से हमने कांसा का प्रयोग करना शुरू किया। यानी तांबे को ही कांसे में परिवर्तित किया जाता है। तो पहली धातु जो थी तांबा थी। उसके बाद जब लोहे की प्राप्ति हुई तो लोहे की प्राप्ति के बाद हमारा जो आर्थिक जीवन है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। किस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि जब लोहा एक मजबूत धातु है, ठोस धातु है, जिसके आधार पर हमने जंगलों की सफाई बहुत अच्छे से करी, हल वगैरह और खेतों की सफाई, इस प्रकार से जो भी ऐसी जगहें थी जहां पर कृषि की जाए उन सभी जगहों की हमने अच्छे से सफाई की थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जब हमने कृषि योग्य भूमि प्राप्त कर ली तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि लोहे की खोज के बाद कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, किस तरीके से जंगल साफ किए गए, किस प्रकार से ऐसे खेत थे जिनको खेती करने लायक बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आर्थिक प्रगति हुई। आर्थिक प्रगति के कारण हमारे सामाजिक प्रगति हुई, सामाजिक प्रगति होने के कारण राजनीतिक, और इसी के तरीके से आर्थिक प्रगति की ओर हमारा समाज बढ़ता चला गया। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार की हमारी सामाजिक व्यवस्था थी और किस प्रकार से हम जो उन्नति करते चले गए। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी, अगर हम इसकी राजनीतिक स्थिति की ओर अगर हम ध्यान दें तो राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि जो ऋग्वेद का 7वां मंडल था, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध, दशराज्य या 10 राजाओं का युद्ध, इसे 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 10 राजाओं के युद्ध के अंतर्गत जो भी भरत और जो पुरु कबीले थे, भरत और पुरु, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पूर्व वैदिक काल है उसमें कबीलाई संरचना थी, कबीले में लोग रहते थे, और राजा का पद कोई उतना महत्वपूर्ण पद नहीं था, उतना शक्तिशाली पद नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि राजा का पद महत्वपूर्ण होता चला गया, राजा शक्तिशाली होता चला गया। हालांकि राजा अपनी सेना को स्थायी रूप से नहीं रखता था, लेकिन सेना
कि जो सैनिक थे उनकी संख्या वो बढ़ाता चला गया, क्योंकि जिस प्रकार से लौह क्रांति के अंतर्गत, लोहे की क्रांति के अंतर्गत या लोहे की खोज के अंतर्गत आधुनिकतम जो हथियार थे लोहे के वो बनाए जाने लगे, और उससे अस्त्र शस्त्र, तीर है, भाला है, इस प्रकार के शस्त्र बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि युद्धों की संख्या बढ़ी तो सैनिकों की संख्या राजा बढ़ाने लगे। पूर्व वैदिक काल मैंने आपको बताया कि कबीलाई संरचना पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो कबीलाई संरचना थी वो एक स्थायी निवास की ओर अग्रसर हो गई। स्थायी निवास का अर्थ ये हो गया कि लोग कृषि करने लगे। कृषि जहां करेंगे तो वहां पर दो प्रकार से कृषि की जाती थी। पहली कृषि की जाती इतनी थी कि जितनी हमें आवश्यकता है उस प्रकार की कृषि की जाती थी, जिससे क्या होता था कि जितना हमने पैदा किया उसको हमने समाप्त कर दिया और नई फसल हमने तैयार करने की कोशिश की। लेकिन एक प्रकार की जो कृषि होती थी जिसमें अधिशेष बचता था। अधिशेष का अर्थ ये हो गया कि हमने जितना खाने पीने के अलावा बचता था उसको हम क्या करते थे, बेच देते थे, और उसके माध्यम से हमें जो पैसा मिलता था उसको हम कर के माध्यम से और तमाम तरीकों से माध्यम से जिससे हम शक्तिशाली हो सके उस अधिशेष का इस्तेमाल हम करते थे। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का परिचय दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो भरत और जो पुरु कबीले थे, इन दो कबीलों का उत्तर वैदिक काल में एक जुड़ाव हो गया, ये आपस में मिल गए, और जिससे एक नए जन का प्रादुर्भाव आया, या हम इसके परिचय में आए, जिसको बोलते थे कुरुजन। और इसी ये जो जन है, इस जन से हमने क्या देखा कि इस जन से हम जनपद की ओर अग्रसर हो गए। उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद की ओर बढ़े, और हम देखेंगे मौर्य काल में महाजनपद। मौर्य काल में हम क्या देखेंगे, मौर्य काल में हम देखेंगे महाजनपद। मौर्य काल में हम देखेंगे महाजनपद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद की ओर हम बढ़ चले, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो राष्ट्र या प्रदेश या क्षेत्र, राष्ट्र, प्रदेश या क्षेत्र जिसकी अभी तक किसी प्रकार की कोई संकल्पना नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार के सबसे पहले से भी पहला अर्थात प्रथमेव सबसे पहले जो उल्लेख मिलने लगा वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलने लगा। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जब राष्ट्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख यहां पर हुआ तो लोग स्थायी भूमि की ओर अग्रसर होने लगे। पूर्णतः राज्य की संकल्पना नहीं थी। मैं आपको बता दूं, पूर्णतः राज्य की संकल्पना नहीं थी, लेकिन आंशिक रूप से हम इसकी ओर अग्रसर हो गए। और यह माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल से ही स्थायी निवास की एक जो पूरा प्रचलन चल पड़ा था। तो इस प्रचलन के अंतर्गत सबसे पहले अगर देखें तो लोग स्थायी भूमि में रहने लगे। स्थायी भूमि में रहने के लिए क्या करते थे, वो कृषि करते थे, कृषि का कार्य करते थे। और उन्होंने जो भी आर्य लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि इनकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो अभी मैं इसको समझाने के बाद हो सकेगा तो मैं आपको उसका एक मैप के माध्यम से बताऊंगा कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, जो पूर्व वैदिक काल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो तो जस की तस थी, और इसका विस्तार हुआ था। तो पहले जहां ये हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र जो सप्त सिंधु प्रदेश थे, सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ ये हो गया कि सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां थी, तो उनका जो पूरा एक जो क्षेत्र था उसको आर्य क्षेत्र माना जाता था। यानी पूर्व वैदिक काल में सप्त सिंधु जो प्रदेश है वहां माना जाता कि आर्य निवास करते थे। लेकिन जो उत्तर भारत का जो गंगा यमुना जो दोआब था, यहाँ पर भी आकर के ये आर्य बसे। और इन दोआब का अर्थ आप जानते हैं कि दो नदियों की जो बीच का जो क्षेत्र होता है, दो से दो नदियां, और आब का मतलब बीच का स्थान। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक ये नदी है, एक दूसरी नदी है, तो इस नदी से क्या होगा कि ये जो क्षेत्र हो गया, इस नदी के कारण ये जो क्षेत्र हो गया बहुत उपजाऊ हो जाता था। तो इन जगहों पर ये आर्य आके निवास करने लगे, जहां पर इनको अच्छी कृषि मिली। इन्होंने अच्छी कृषि किया और उससे क्या हुआ कि इन्होंने अधिशेष बचाया, और अधिशेष बचा करके उसको व्यापार के माध्यम से अपनी व्यापार के माध्यम से उन अनाज को बेचा है, और उससे जो भी कर प्राप्त किया उससे इन्होंने अपनी संचित जो शक्तियां उसको संचित की और सेनाओं में वृद्धि करी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्थायी भूमि हुई जिससे कृषि कार्य किया गया, और दोआब के क्षेत्र में आकर के चूंकि बसे थे, और यहाँ पर उन्होंने अधिशेष बचाए जिसको व्यापार के माध्यम से बेचा, व्यापार किया और अपनी शक्ति को संचित किया। हालांकि जो राजा था, पहले इसका पद था
उसका उतना महत्व नहीं था। इसकी ना तो स्थायी सेना हुआ करती थी, जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में भी इसकी स्थायी सेना का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला था। इसकी स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन पहले राजा क्या था उसका कोई महत्व नहीं था। फिर राजा का चुनाव किया जाने लगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या हुआ कि राजा चुनाव के माध्यम के बाद ये अनुवांशिक पद हो गया, यानी जो पुरोहित लोग हुआ करते थे या जो राजा हुआ करते थे, इनका पद अनुवांशिक या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार की कुछ स्थिति के अंतर्गत देखा गया। तो यहां पर क्या हुआ कि राजा का पद अनुवांशिक हो गया और राजा का बेटा राजा बनने लगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर की जो सभा और समिति थी ये कमजोर हो गई। सभा और समिति का अर्थ हो गया कि जो पूर्व वैदिक काल थे वहां पर कुछ सभाएं थी, सभा और समिति, जिसको प्रजापति की 2 पुत्रियां सम्मान हेतु कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित या जो धनी वर्ग था, जो उच्च कोटि के जो अधिकारी थे या जो धनी वर्ग था, उनका इन पर पूर्णतः अधिकार हो गया। और जो विदत है, विदत यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो विदत थी, विदत भी क्या थी, सबसे प्राचीन एक सभा थी, सबसे प्राचीन एक सभा थी जिसके माध्यम से लोग अपनी मीटिंग करते थे। और यहाँ पर महिलाओं की, पूर्व वैदिक काल में यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश था। लोग, जो महिलाएं थी, उनका प्रवेश पूर्व वैदिक काल में इस विदत नामक समिति में था। यज्ञ वगैरह में इस जो कर्मकांड होते थे वहां पर भी इनकी हिस्सेदारी होती थी अपने पतियों के साथ में। किंतु ये विदत नामक जो समिति थी इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और जो महिलाएं थी इनकी स्थिति पूर्व वैदिक काल में तो अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति जो कि कमजोर होती चली गई। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई, कृषि की गई, क्योंकि लोहे की क्रांति के कारण कृषि संभव हो सकी। हमने जंगलों की सफाई, खेतों की सफाई की, अधिशेष बचाया, यानी जो अतिरिक्त अनाज उगाया था उसको बचाया। उसके माध्यम से राजा कर लेने लगा, शक्तिशाली होने लगा, स्थायी निवास करने लगा। और लेकिन यहाँ पर जो अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। और विदत नामक जो प्राचीनतम जो समिति थी या जो संस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आइए यहाँ पर कुछ और चीजों को हम देख लेते हैं। जैसे जो राजा का पद था, राजा को दैवीय उत्पत्ति के रूप में दिखाया गया था। राजा था उसको दैवीय उत्पत्ति के रूप में दिखाया गया था। और जो दैवीय उत्पत्ति बताया गया था वो बताया गया था ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत। जो दैवीय उत्पत्ति बताया गया था वो बताया गया था ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत। और इसी ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत राजा की कुछ उपाधियां थी, राजा की उपाधियां थी, उनको भी बताया गया कि राजा की क्या क्या उपाधियां हुआ करती थी। या इसके अलावा जो राज्य के प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि जो कि ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत राजा की जो दैवीय उत्पत्ति या उसकी उपाधियों के बारे में जानकारी दी गई या जो राज्य के प्रकारों के बारे में जानकारी दी गई, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 दिशाओं को बनाया हुआ है। ईस्ट, यहाँ पर हमने 4 दिशाओं को बनाया हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो पूर्वी जो राज्य थे उनको बोला जाता था वैराज्य और वहां के राजा को बोला जाता था विराट। पूर्वी राज्य को बोला गया था वैराज्य और जो वहां का राजा हुआ करता था उसको बोला गया था विराट। विराट कोहली नहीं, विराट राजा हुआ करता था, जिसकी नहीं। इसके अलावा जो आपका पश्चिम में जो था वहां के राज्य को बोलते थे स्वराज और वहां का राजा हुआ करता था स्वराट। इसके अलावा जो पूर्व है तो पूर्व में जो हुआ करता था उसको बोलते थे साम्राज्य और साम्राज्य का जो राजा हुआ करता था वो हुआ करता था सम्राट। जो साउथ था यानी जो दक्षिण का राज्य हुआ करता था उसको बोलते थे भोज और जो उसका राजा हुआ करता था वो हुआ करता था राजा भोज। जैसा कि आपने सुना होगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू देवी, तो ये वही राजा भोज है। तो हमने देखा कि पूर्व में जो राजा हुआ करता था सम्राट, राज्य हुआ करता था साम्राज्य। पश्चिम में राज्य हुआ करता था स्वराज्य, राजा हुआ करता था स्वराट। उत्तर में हुआ करता था वैराज्य, राज्य और राजा था विराट। और जो दक्षिण था वहां राज्य था भोज और राजा था भोज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत कुछ राजाओं की उपाधियां और जो प्रकार राज्य के दिए थे उसको हमने देख लिया। लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ पर और देखें तो जो समुद्र को भी जीत ले और पृथ्वी का भी जो विजेता, समुद्र सहित जो पृथ्वी का विजेता हुआ करता था
उसे एक राठ की उपाधि दी गई थी, उसे एक राठ की उपाधि दी गई थी। और जो मध्य देश का जो राजा हुआ करता था, तो मध्य देश में जो हुआ करता था उसको बोलते थे राज्य, और मध्य देश के राजा को हम राजा ही कहते थे। तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझ लिया। इसके अलावा राजा की जो शक्ति वर्धन है, तो राजा की शक्ति वर्धन है तो 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। 5 प्रकार के यज्ञों को हम सोम यज्ञ कहते थे। जो 5 प्रकार के यज्ञ थे इनको हम सोम यज्ञ भी कहा कहते थे। और जो सोम यज्ञ या जो 5 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, ये शक्ति वर्धन, राजा की शक्ति की वृद्धि हेतु ये 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। इन सभी 5 यज्ञों को हम देख लेते हैं। जो पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ ये किया जाता था राज्याभिषेक के अवसर पर, और ये राज्याभिषेक के अवसर, जो राजा था उसके अभिषेक के अवसर पर किया जाता था। और जो राजा हुआ करता था वो जो 12 प्रकार के रत्नीन थे, अभी मैं बताता हूँ आपको रत्नीन क्या होते हैं। तो जो 12 प्रकार के रत्नीन थे उनके घर जाता था और उनसे रत्न बलि लिया करता था। बलि का मतलब किसी प्रकार की हत्या नहीं, बलि का मतलब हो गया यहाँ पर एक प्रकार का कर, एक प्रकार का टैक्स। तो 12 रत्नीन के घर जाता था और उनसे रत्न कर लिया करता था, क्योंकि उनकी स्वेच्छा से बलि जो कर होता था वो स्वेच्छा से दिया जाता था। लेकिन आगे चल के ये कर में वृद्धि की गई, जिसने शुल्क और भाग कर, जो राजा था शुल्क और भाग नाम से भी कर को वसूला करता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राजसूय यज्ञ किया जाता था राज्याभिषेक के अवसर पर। 12 रत्नीन के घर जाता था और वहां से क्या करता था, रत्न बलि लिया करता था रत्नीनों से, 12 प्रकार के रत्नीनों से। यहाँ पर हम अगर रत्नीनों की बात करते हैं तो राजा की सहायता करते थे जो भी उच्च कोटि के अधिकारी, जैसे वो पुरोहित हो सकते थे, सेनापति, कोषाध्यक्ष, जो और प्रधान सेवक जो हुआ करते थे, इसके अलावा जो ब्राह्मणी है, जो रथकार हैं, इन सबको शतपथ ब्राह्मण में इनको रत्नीन की उपाधि दी गई। तो एक प्रकार के राजा की सहायता करने वाले उच्च कोटि के अधिकारी को रत्नीन कहा जाता था। राज्याभिषेक के अवसर पर 12 रत्नीन के घर जाकर के यह उनसे रत्न बलि लिया करता था, और इसे जो रत्न बलि ली जाती थी वो हुआ करता था राजसूय यज्ञ के अंतर्गत। दूसरा जो यज्ञ है वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था कि साम्राज्य के विस्तार हेतु ये यज्ञ किया जाता था। जैसा कि आपने देखा होगा कि रामायण के अंतर्गत भगवान राम ने एक घोड़े के सर पर एक चुनौती दी थी, जिसको लव और कुश ने जो है वो स्वीकार करके राजा से युद्ध किया था। तो वो एक प्रकार का अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत राज्य विस्तार के अंतर्गत आता था। इसके अलावा हम देखेंगे वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ क्या होता था कि इसमें रथ दौड़ की जाती थी, घोड़ों को दौड़ाया जाता था, और इसके अंतर्गत जो राजा थी उसकी महिमा मंडन हेतु ये रथ दौड़ कराई जाती थी। तो राजा की महिमा मंडन हेतु रथ दौड़ का जो आयोजन किया जाता था वो होता था वाजपेय यज्ञ के अंतर्गत। जो चौथा है वह है आपका अग्निओष्टम यज्ञ। ये क्या होता था, राजा की शक्ति के वर्धन हेतु होता था। राजा की शक्ति बढ़ाने हेतु जो यज्ञ किया जाता था उसे बोलते थे अग्निओष्टम यज्ञ। इसके अलावा जो एक और यज्ञ हुआ करता था, 5वां यज्ञ था, वो होता था पुरुषमेध यज्ञ। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसमें नर बलि का प्रावधान था, नर बलि दी जाती थी, जिसका उपनिषदों में पूर्णतः खंडन किया जाता था या उसकी आलोचना की गई थी। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के जो यज्ञ हुआ करते थे राजा के शक्ति वर्धन हेतु, तो हमने उसको देख लिया है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत ओवरऑल हमने बात करी है जो उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, उसमें किस प्रकार से लोहे की प्राप्ति हुई। लौह क्रांति के अंतर्गत हमने कृषि, स्थायी निवास, राजा की शक्ति का विस्तार देखा, उसको कर वसूलते देखा, राजा के शक्ति वर्धन हेतु 5 प्रकार के यज्ञों को देखा, रत्नीन को समझा, और इसके अलावा हमने देखा कि जो ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में राज्य की प्रकार और राजाओं के हमने प्रकार को देखा। तो इस प्रकार से ओवरऑल आज की वीडियोस में हमने राजनीतिक स्थिति को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक साथ उसकी आर्थिक, सामाजिक और जो प्रशासनिक स्थितियां हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।